हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पिछला लेक्चर जिसमें हमने क्या पढ़ा था। एटॉमिक मास यूनिट मतलब एएमयू क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, वन एएमयू क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, पहले हमारे पास वेट मेजर करने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लेकिन फिर विद टाइम हमारे पास क्या आ गया, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, इसकी हेल्प से हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का भी मास मेजर कर सकते हैं। तो जब हमें स्पेक्ट्रोमीटर मिल गया तो हमने इसका क्या फायदा उठाया, हमने एक कार्बन 12 के एटम को मेजर कर लिया, उसका वेट मेजर कर लिया। तो वो कितना आया, तो स्पेक्ट्रोमीटर के आने से हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। उससे अब हमें मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 पता चल गया, जो कि है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो इससे अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 एएमयू क्या हो गया, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 होता था। 1 एएमयू क्या होता था, तो इसकी है वैल्यू अब हमें क्या पता चल गई, जो कि अराउंड  अब हमें क्या मिल गया, कुछ याद आया ये वैल्यू देख के। अभी तुमने ये वैल्यू ऐसे नहीं तो ऐसे देख रखी होगी। ये वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ वन प्रोटॉन और वी कैन से न्यूट्रॉन, क्योंकि उनकी लगभग हम सेम ही मानते हैं। तो अब हमें क्या पता चल गया, 1 एएमयू किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और हम क्या कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो, अब हमें 1 एएमयू की वैल्यू पता चल गई इन ग्राम्स। तो अब हम इसका आगे यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो अगर अब हमें मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम बताना है, तो अब वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 16 एएमयू बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू तो हम इसको कैलकुलेट करके मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इन ग्राम्स निकाल सकते हैं। देखो ऐसे ही अगर अब हमें निकालना हो मास ऑफ वन सल्फर एटम, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 23 एएमयू के इक्वल होता है वो, विच इज इक्वल टू 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी वैल्यू आती है वो क्या हो गया, मास ऑफ वन सल्फर एटम इन ग्राम। इसके बाद अब हमारी नई टर्म जो आती है वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। वो है क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो अगर अब तुम्हें एटॉमिक मास समझ आ गया है तो ये बहुत ही इजी है। अब आगे सारा जो इससे रिलेटेड है, अगर इसलिए मैंने पिछले वाले लेक्चर में एक ही चीज पर इतना ज्यादा फोकस किया था। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास
किसके इक्वल होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU। ये भी किस में होगा? इन AMU। तो ये हमारा क्या क्या फॉर्मूला हो गया? रिलेटिव एटॉमिक मास का। कई जगह पर तुम्हें ये ऐसे भी लिखा हुआ दिया जा सकता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। वो अब हमने पता कर ही लिया, वो किसके इक्वल होता है? 1 AMU के। तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। देखो अगर मैं बोलूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है अगर मुझे, तो वो क्या हो जाएगा? 16 AMU डिवाइड बाय 1 AMU, तो विच इज इक्वल टू 16। तो यहां पर जो फोकस करने वाली बात क्या है? देखो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या कोई यूनिट नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम रिलेटिव मेजर कर रहे हैं। मतलब हमने क्या डिवाइड क्या किया? 1 AMU से, और 1 AMU, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती है और अब हमें आंसर क्या मिल जाता है? डायमेंशनलेस, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? यूनिटलेस। देखो अब हम, अगर तुम्हारा कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी है, अगर तुम्हें कोई पूछ ले तो अब दोनों में फर्क क्या होगा? अगर कोई मेरे से पूछे एटॉमिक मास बताना है ऑक्सीजन का, तो वो क्या हो जाएगा? 16 AMU। अगर मेरे से कोई पूछ ले रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो उसमें क्या करते हैं ना, बस यूनिट को छोड़ के पूरा बस 16 का ये तुम्हारा आंसर होगा। अब देखो इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मॉलिक्यूलर मास। देखो जो फंडामेंटल था वो हमारा एटॉमिक मास ही था, उस पे बेस सब कुछ है। ये देखो, तो ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है? ये सम ऑफ masses of all the atoms present in a molecule। मतलब क्या है? देखो मोलिकुलर मास, इसके नाम में दिख रहा है कि अब हमें मोलिक्यूल का मास बताना है। तो मोलिक्यूल का मास क्या होगा? जितने भी एटम्स है उनके सबका मिला के मास निकाल लो और उनको ऐड कर दो। एग्जांपल में देखो, अगर मैं बोलूं मोलिकुलर मास ऑफ H2O, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो इसमें क्या हमारे 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम है, प्लस 16 की जगह पहले हम इसको लिख लेते हैं ताकि तुम सीख जाओ, फिर तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। 1 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो देखो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है हमारा? 1 होता है, और ऑक्सीजन एटम का कितना मास होता है? 16। तो ये मेरा किसके इक्वल आ गया? 118 AMU। देखो कई जगह पर AMU दिखेगा, हम इसको U से भी डिनोट कर देते हैं। U क्या होता है हमारा? यूनिफाइड मास। कुछ भी नहीं है, बस हमने AMU को, अब जो चेंजेस आ गए हैं, AMU को हम U भी लिख सकते हैं। रीजन क्या है? देखो इसमें हमारा क्या आ रहा है? एटॉमिक मास यूनिट। तो इसमें क्या हो रहा है? एटॉमिक मास यूनिट में क्या एटम की बात हो रही है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि हम इसके अंदर मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं। तो इसके वर्ड के अंदर एटॉमिक सा आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया? एटॉमिक मास यूनिट की जगह U भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। कुछ भी फर्क नहीं है, AMU की बस अलग रिप्रेजेंटेशन है U, जिसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। देखो अगर मैं मुझे निकालना H2SO4 का, तो ये क्या होगा? 2 इंटू मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम,
प्लस 1 इंटू मास ऑफ, 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 से मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू मास ऑफ सल्फर एटम प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। तो ये किसके इक्वल होता है, अराउंड 98 AM। देखो अगर तुमसे पेपर में पूछा हो कि ग्राम्स में बताना है, तो ग्राम्स में करने का मैंने तुम्हें बता दिया, A1 AMU किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू ग्राम्स में देनी है, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा नीचे शायद, यहां तक देख लिया, देखो अगर मान लो मुझे इसकी वैल्यू ग्राम्स में देनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 18 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ग्राम। ये मेरा क्या आ गया, 27 kg, लेकिन हम जनरली ग्राम्स में लेते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 24 ग्राम्स। इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी वैल्यू आएगी वो ग्राम्स में। लेकिन ये किसका मास है, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O। 1 मोलिक्यूल की बात हो रही है, जो कि इक्वल है या 18 AMU या 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दिया है। अब देखो तुम्हें अभी सबके एटॉमिक मास इतने याद नहीं होंगे, तो उससे हम थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है उनके एक बार लिख लेते हैं, एटॉमिक मास जिसके इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स के हम एटॉमिक मास लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, नियोन। बाकी जो जो हमारे आते जाएंगे उनका तो हम लिखते जाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत यूज होते हैं, उनके लिख रहे हैं। तो किसके होता है, 1 4 7 9। ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 15 14, कैल्शियम का 40, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, नियोन का 20। और कौन सा हम लिख सकते हैं, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, और कौन से, मैग्नीशियम का लिख लो 24। हाँ, क्लोरीन लिख लो 35.5 होता है। और कौन सा लिख सकते हैं हम, आयोडीन का लिख लो 129। जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूज होते, बाकी जो यूज होते जाएंगे, सबसे बढ़िया क्या रहेगा, जैसे ही तुम्हें कोई भी एटम दिखे जिसका तुम्हें मास यूज करना है, तो नहीं आता, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसको क्या करो, पीरियोडिक टेबल खोल लो, उसका वहां से मास देखो, और इसको नोटबुक जहां नोट्स बना रहे हो उसके मार्जिन के ऊपर लिख लो। जैसे तुम्हें दिखे उसको उसके ऊपर मास वहां पर लिख लिया करो, ताकि फिर उसके बाद एंड में जब भी तुम्हें मास देखना पड़े, नोटबुक पढ़ रहे हो, तो तुम्हें वहां पर मास अलग से दिखे, और तुम्हें वो धीरे धीरे जैसे जैसे नोटबुक को रिवाइज करोगे, तुम्हें वो मास दिखता जाएगा, मतलब रिवाइज होता जाएगा, और तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देख कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। एक बार ये खुद ट्राई करना, हो जाए तो बढ़िया, नहीं होए तो मेरे से कंसल्ट कर लेना, मेरे से पूछ लेना। CaSO4, और
कौन सा लिख सकते हो? इनको एक बार ट्राई करना, इनका मोलिकुलर मास कुछ भी नहीं करना, जितने एटम्स है एक का मास लो, उसके जितने भी एटम्स है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट क्या करेंगे, देखो उसके बाद हमें स्टार्ट करना है मोलर मास। मोलर मास को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि मोल क्या होता है। देखो मोल कुछ भी नहीं है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं एक मोल क्या होता है, कुछ भी नहीं है, एक मोल होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। तो अगर कोई मेरे से पूछे एक मोल क्या होता है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं, सीधी सी भाषा में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स को हम एक मोल बोलते हैं। तो अब ये नहीं सोचना इसी पार्टिकल्स को ही एक मोल क्यों बोला गया, इसका भी एक परफेक्ट रीजन है। रीजन एक बार देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें रीजन पता हो तो हमारे लिए आसानी रहती है समझने में कि ये वैल्यू आई कहां से, वरना कई बच्चों के तो माइंड में ये रहेगा कि ये वैल्यू यही वाली वैल्यू क्यों ली। देखो हमने क्या किया, हर चीज को कार्बन 12 से रिलेट करते हुए चल रहे हैं। तो हमारा क्या था, मास ऑफ वन, देखो अगर मैं बोलूं मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप, मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप के एटम का कितना मास था, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ठीक है, इतना था। तो अगर अब हम इसके अंदर यूनिटरी मेथड लगा दे, देखो अगर मेरा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम क्या मास है, कितने का, एक कार्बन 12 एटम का, तो 1 ग्राम कितने का होगा, 1/1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम्स का होगा। तो मेरा 12 ग्राम कितने का होगा, 1/1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू 12, जो कि हमारा आता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। तो अब हमारा क्या हो गया, देखो अभी तक हम क्या लेते हुए चल रहे थे, कार्बन जो है हमारा कार्बन 12, उसी को हम अपना रिलेटिव मतलब हमारा स्टैंडर्ड मान के चल रहे थे। तो हमने 1 मोल का भी मतलब क्या हो गया कि जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होंगे उसी को हमने क्या बोल दिया, 1 मोल, विच वॉज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, और हम डिनोट किससे करते हैं, NA। आगे समझ। तो अगर तुम्हें लिखना हो कि 1 मोल क्या होता है, तो तुम लिख सकते हो 1 मोल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स दैट is contained in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम, ठीक है। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें 1 मोल के बारे में आइडिया लग गया कि ये क्या है। देखो अब हमने इसको 1 मोल क्यों बोला, तो ये ऐसी बात नहीं है। तुम ये बताओ कि 1 डजन क्या होता है, हम 12 के इक्वल लेते हैं। अब तुम ये बोलो कि 12 को ही 1 डजन क्यों बोलते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने बस एक नाम देना था इतने पार्टिकल्स को, तो उन्होंने क्या दे दिया, 1 मोल, बस वही बात है। अगर तुम बोलो कि 10 टू द पावर 5 को ही 1 लाख क्यों बोलते हैं, या 10 टू द पावर 7 को ही 1 करोड़ क्यों बोलते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। हमने जब भी कोई एक बड़ा नंबर या कोई भी बड़ी चीज होती है, हम क्या उसका एक नामकरण कर देते हैं, तो मतलब हमने उसका एक नाम रख देते हैं। तो हम इसको बार बार 6.023 इंटू 10 टू द 23 पार्टिकल्स ना बोले, या मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ना बोले जो 12 ग्राम है, तो हमने उसको एक एक नाम दे दिया, जैसे 1 मोल, 1 AMU,
बड़ी टर्म्स को छोटे में जल्दी हम सिंबलाइज कर सके, तो बस हमने उसको एक नाम दे दिया और कुछ भी नहीं है। देखो अब हम बात करते हैं 1 मोल की। 1 मोल की तो हो गई, चलो हम बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास की बात करते हैं। तो मोलर मास क्या है? कुछ भी नहीं है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, और स्पेशली और एक इसमें होना चाहिए इन ग्राम्स। तो मोलर मास क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास, यहाँ पे सब्सटेंस एटम्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, उसको हम क्या बोल देते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास का अगर हम देखना चाहें तो ये क्या होगा, देखो एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो देखो इसको हम बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, या तो तुम यूनिटरी मेथड कर सकते हो, वहां से ये फॉर्मूला राइज होता है, कुछ भी नहीं है। देखो अगर मैं बोलूं मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होता है, 16 AMU, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मेरा अगर मुझे मास ऑफ 2 एटम्स निकालने हो तो मैं क्या कर दूंगा, 2 इंटू ये पूरी टर्म, 3 के लिए निकालना हो तो क्या करूंगा, 3 इंटू दिस। अगर मुझे 1 मोल के लिए निकालना है, 1 मोल मतलब क्या होगा, जैसे मैं 1 मोल बोलूं तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। तो मेरा क्या हो गया, अगर मैं मास ऑफ 1 मोल की बात करूं तो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 3 नहीं, तो मेरा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Na इंटू दिस टर्म, जो कि किसके इक्वल है, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम की। अब देखो यहां तक हमारा हो गया। अब अगर हमें इसको निकालना है, देखो अगर मैं बोलूं, दोबारा पढ़ेगा तो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो मेरा क्या आया, 16 इंटू Na इंटू, देखो इस टर्म को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 AMU भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, या तुम अभी इसको उसी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा हम ओपन करके लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं है, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, यही होगा। तो अगर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा लगभग इक्वल टू 1 आ जाता है। तो मेरा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या आ गया, 16 ग्राम। आई समझ? तो देखो अगर अब हमें निकालना है इनके बीच में रिलेशन, बहुत सिंपल है। तो अब हमें क्या पता चल गया, 1 AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल है, 1 ग्राम के। अभी मैंने यहां पर तुम्हें दिखाया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 AMU अगर मुझे निकालना हो, 1 AMU, तो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 1/Na ग्राम। तो ये भी बहुत ही यूजफुल रिलेशन है जो तुम्हारा बहुत काम आ सकता है। देखो अगर अब हमने 3 चीजें सीख ली है।
तो हमने अभी तक जो भी तीनों टर्म्स पढ़ी है, कौन कौन सी? एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलर मास। इन तीनों को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। देखो, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन, तो अगर मैं इनके लिए तीनों टर्म्स की वैल्यू निकाल लूँ, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो उसका एटॉमिक मास कितना आएगा? 16 U, या हम इसको 16 AMU बोल सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इसकी क्या वैल्यू आएगी? 16, और मोलर मास की वैल्यू क्या आएगी? 16 ग्राम। इसका अपने आप में मतलब है कि मैं एक मोल की बात कर रहा हूं। अगर मैं मोलर मास बोल रहा हूं तो इसका अपने आप ही मतलब समझ जाना, सीधा माइंड में क्लिक क्या होना चाहिए कि हम एक मोल की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर की बैकबोन है। वो क्या है? मोल कंसेप्ट। ये ऐसा इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। अभी मैंने तुम्हें मोल कंसेप्ट के बारे में हल्का सा पहले बताया है कि जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी। मतलब हम जिस भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स है। अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल ऑक्सीजन मोलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो मेरा क्या होता है? O2। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मोलिक्यूल्स है। मतलब जिसके आगे मैं बोल दूंगा 1 मोल, उसी के मेरे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ही होंगे। अब देखो, इसके बाद अब हमें क्या देखना है? इसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अब हमें क्या, मैंने तुम्हें क्या बताया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वैल्यू जो होती है वो हम हमेशा मोल की टर्म्स में ही निकालते हैं। मतलब उसकी जो मेजरमेंट होती है वो मोल की टर्म में ही होती है। तो अगर अब हमें मोल की कैलकुलेशन करनी है तो ये 3 तरीके से होती है। तो सबसे पहला उसमें होता है फ्रॉम मास। देखो, फ्रॉम मास, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। कईयों को लगता है कि हमें भाई क्रैम करना पड़ेगा, कुछ क्रैम नहीं है, ये बस एक यूनिटरी मेथड है जो अभी हम देखो दिखाता हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, यूज तो यही होगा। लेकिन ये आया कहां से? जैसे मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था कि हम कोई भी चीज याद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर चीज का रीजन पता हो। तो देखो अभी इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि m ग्राम जो है क्या है? इज द मास ऑफ 1 मोल, तो मेरा 1 ग्राम किसका मास होगा? 1 बाय m मोल। तो अब अगर मुझे निकालना हो किसी भी गिवन मास का, जिसको मैं W मान रहा हूं, वो किसका मास हो जाएगा? W बाय m। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया? N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। देखो, कोई तोप नहीं है, ये फॉर्मूला आया, ये यूनिटरी मेथड से ही है, यूनिटरी मेथड जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो, m ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था? 1 मोल का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो इसका मतलब क्या है? इस वजह से ही जो ये m है वो क्या हमारा मोलर मास, गिवन मास जो हमें गिवन होगा इसमें कितने मोल्स हैं, और ये n क्या हो गया? हमें जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। देखो, इस पे एक बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारे ये फॉर्मूला और क्लियर हो जाए।
बच्चे छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होते हैं, हम वो सारे कंफ्यूजन दूर करते हुए चलेंगे। देखो अगर मैं बोलूं क्वेश्चन है मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम ऑफ सैंपल। देखो अगर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का ग्राम से, नंबर ऑफ मोल्स का वेट के साथ क्या रिलेशन होता है, अभी हमने पढ़ा है। एन क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ये ध्यान रखना, हम मोलर मास ग्राम्स में लेते हैं और जो ये गिवन मास है वो भी हम ग्राम्स में ही रखेंगे, ताकि क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अब मेरा गिवन मास इसमें क्या है, मेरा 64, मोलर मास क्या है। अब कंफ्यूजन क्या आती है बच्चों को, मैंने कई बार देखा है, वो क्या कहते हैं, सर ये ऑक्सीजन में हम O लेंगे या O2 लेंगे। देखो बहुत सिंपल है, अगर गिवन है मुझे, इफ अगर मैंने पूछा होता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एटम लेते। अगर लिखा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल लेते। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना हमें उसकी नेचुरल स्टेट लेनी होती है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर हमें मेंशन्ड है तो ठीक है, सही बात है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, इसके साथ कि हम एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की, तो हम उसकी नेचुरल स्टेट लेते हैं। अब नेचुरल स्टेट बोले तो नेचुरल स्टेट का मतलब है कि वो नेचुरली कैसे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन नेचुरली H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन की बात करूं तो वो नेचुरली O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो जो उसकी नेचुरल फॉर्म है हमें वही लेनी है। अब इसके अंदर मुझे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम इसके अंदर क्या लेंगे, उसकी नेचुरल फॉर्म। और नेचुरल फॉर्म क्या है उसकी, O2। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि O2 का मास कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2 32। मेरे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2 मोल्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कई बार ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, हम O की बात कर रहे हैं O2 की। जनरली अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसकी नेचुरल स्टेट की ही बात कर रहे हैं। अगर कुछ मेंशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देख लेंगे कि एटम लिया है या मॉलिक्यूल लिया। देखो अब अगला क्या करना है, अब हमें, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं। देखो मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट X is 1.6 into 10 to the power minus 23 grams. Calculate the number of moles present in 19.2 kg ऑफ इट। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो खुद पोज करके, फिर मैं तुम्हें कराता हूं। किया ट्राई? देखो देखो, जब भी मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, जब भी तुम्हें मोल्स का पूछा हुआ हो और हमें पूछा हुआ हो कि हमें गिवन क्या हो, मास, तो अब हमें एक ही रिलेशन पता है उसका, वो क्या, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारा क्या हो गया 19.2 kg, जो कि अराउंड इतना होगा। मैंने अभी बताया था ग्राम्स में लेते हैं। और मोलर मास क्या है, आ जाएगा ये रहा। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, ये। तो ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आती है वैल्यू मोलर मास की, और जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास होता है ये मोलर मास। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। हमें एक एटम का मास दे रखा है, मास ऑफ अ एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज दिस। तो हमें एक मोल का मास यहां पर रखना होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे,
1.6 इंटू 10⁻⁻23। अगर हम ये एक क्या है तो एक मोल का कितना होगा, हमें उस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और क्या आ जाएगा मेरा 6.023 इंटू 10⁻23। दिस विल कैंसल दिस, और हमारा आंसर आ जाएगा 2000 मोल। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जनरली उन्हें बस गिवन मास से मतलब होता है, ये नहीं पता वो मोलर मास गिवन है या एक एटम का मास गिवन है, वो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, देखने में बहुत इजी सा लग रहा है। देखो उसके बाद हम आते हैं एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन 1 kg। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें दिमाग लगाना। देखो मोल्स पूछा हुआ है 1 kg, 1 kg मतलब क्या हो गया, गिवन वेट है या गिवन मास है। मोलर मास मतलब क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता है क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब अगला हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज को नोट कर लो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट करना। कहीं पर भी अगर मेंशन्ड हो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है, हम उसके मोलर मास की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोबारा बोलता हूं, अगर कहीं पर भी मेंशन है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसका मतलब होता है हम मोलर मास की बात कर रहे हैं सैंपल के। तो ये चीज। और दूसरी बात, अगर हमें लिखा हुआ है, अगर हमें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ ग्राम आयंस, मतलब कोई भी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, तो उसका मतलब है हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। तो इस बात पर गौर करो, जब भी तुम्हें नंबर ऑफ ग्राम एटम दे रखा हो तो हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि वो पूछ रहा है, उसने हमें गिवन वेट दे रखा है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब है उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। और इस चीज पे भी नोट कर लो, इस चीज पे भी, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। मोलर मास ये, एटॉमिक मास जब हम एटम्स की बात करेंगे, मोलिकुलर मास जब हम मोलिक्यूल के मास की बात करेंगे। लेकिन होगा वो मोलर मास ही, मतलब ये 1 मोल एटम्स के लिए, 1 मोल मोलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो ये वाली बात को अच्छे से मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अगर मैं इसका एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पास 5 मोल्स ऑफ H2O है। ये चीज ध्यान रखना, बच्चों को लगता है ये 5 ग्राम हमें क्या दे रखा है, H2O का गिवन वेट दे रखा है, लेकिन वो बात किसकी कर रहा है, मोल्स की बात कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो अभी हमने क्या कर लिया, सबसे पहले अभी हमने क्या किया, अगर हमें गिवन वेट दे रखा हो उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें दूसरा क्या है, फ्रॉम पार्टिकल्स से हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला तुमने पढ़ ही रखा है वैसे 9th में, क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये भी कुछ याद करने वाली बात नहीं है। देखो हमें हमेशा इसको याद करने की कोशिश करते हैं। देखो आया कहां से, बिल्कुल जैसे मास को हमने पकड़ा था वैसे पकड़ो। अगर Na इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स
इन 1 मोल। तो एक का क्या हो जाएगा 1/Na। तो n जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने में होंगे n/Na मोल। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला आ जाता है जो क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये हम इसको क्या बोल सकते हैं Na। तो ये मेरा क्या हो गया n/n। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन करना तुम इसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन देखो ये सोल्व करके तो हमारा ये आया है, तो हम ये 3 स्टेप्स एक्स्ट्रा क्यों करें, कर इससे भी सकते हैं, कई बच्चे इससे करते भी हैं, लेकिन ये खुद सोचो हम हमारी एक तरह से ये फॉर्मूला इसी को यूज करके ही पहुंचे हैं। तो जब हमारा रिजल्ट ही मिल गया तो हम डायरेक्ट इससे करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा बहुत, जो कि बहुत वैल्यूएबल है।